हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस का 20 प्रश्न। जितने भी 20 प्रश्न हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे, जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का, उसमें डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाला एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसमें से कोशिका विभाजन में सक्षम है, ये विभोज्योतिकी उत्तक जो होता है ये कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन से निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो ये विभोज्योतिकी उत्तक जो होता है ये कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। और ये जाइलम जो होता है इस पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। अब इसको ध्यान में रखिए। फ्लोएम फूड का ये स्क्लेरन कायमा जो सबसे कठोर भाग होता है पादप का, जो सूखा या मृत भी बोलते हैं इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन को सक्षम करता है? तो ये खनिज परिवहन को जाइलम करता है। पौधे में जाइलम का ही काम होता है ये, कि पौधे का जड़ से लेकर तना तक खनिज लवण और इसका जल का परिवहन करना। अगर इसमें से फ्लोएम आ जाएगा तो अगर फ्लोएम आ जाएगा तो फ्लोएम फूड का करता है। आप इसको ध्यान में रखिए। फ्लोएम भोजन का करने लगता है फ्लोएम। तो इसमें से जाइलम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के कारण स्क्लेरन कायमा की कोशिका दीवारें मोटी होती है? तो ये लिग्निन के कारण से जो होता है स्क्लेरन कायमा की कोशिकाएं दीवारें मोटी होती है। और ये स्क्लेरन कायमा बहुत ही कठोर होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, ये कठोर होता है और ये कठोर या मृत भी होता है यही स्क्लेरन कायमा। तो डैश के कारण से स्क्लेरन कायमा की कोशिका भित्ति की दीवारें मोटी होती है, तो इस लिग्निन के कारण से। और कोलेन कायमा की जो पेरेन कायमा की जी कोशिका भित्ति मोटी होती है वो पैकेटिन के कारण से होता है। इसको ध्यान में रखिए आप। स्क्लेरन कायमा का हो जाएगा लिग्निन के कारण से, और ये यही स्क्लेरन कायमा कठोर और मृत भी होता है। तो इसका आंसर बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। अगर इसमें से संयोजी उत्तक में भी अगर लगा दे यहाँ पर, तो हम इसको तरल संयोजी उत्तक बोलेंगे। एक रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बोन्स वगैरह जो हड्डी होता है ये भी एक संयोजी उत्तक का ही काम करता है। लेकिन इसमें से रक्त अगर इसमें से तरल नहीं ऑप्शन में है तो एक संयोजी हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, इसका सी नंबर आंसर सही है। रक्त एक कैसा एक संयोजी उत्तक, तो रक्त उसमें भी संयोजी में भी कैसा है तो तरल संयोजी उत्तक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो ये नाभिक जो होता है, किसी भी कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है नाभिक। आप इसको ध्यान में रखिए। नाभिक का ही खोज किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किसी कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा मेरा नाभिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन्कोलॉजी। ये ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित? ऑन्कोलॉजी मेरा कैंसर से हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए। ऑन्कोलॉजी या आपूर्ति विज्ञान भी बोलते हैं इसको। तो बी नंबर इसका आंसर है सही है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से उपचार से संबंधित है? कैंसर से हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे किसी पिंड का ऋणात्मक होने पर घट जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए। ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। और इस क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जितने भी क्वेश्चन है सारा हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बी नंबर सही सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अणु या परमाणु शब्द किसने दिया था? तो ये डेमोक्रिट्स के द्वारा दिया गया था। और परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन के द्वारा। अब इसको ध्यान रखिए, इसने सिद्धांत दिया था।
सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। लेकिन अणुशब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डेमोक्रेट्स के द्वारा प्रतिपादित किया था अणुशब्द। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है। तो ये बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ये आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 वाला में। अब इसको ध्यान में रखिए कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है बड़े अक्षर में लिखते हैं। और ये रासायनिक प्रतीक दिया किसने था? ये बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। अब इसको ध्यान में रखिए। किसी किसी का भी लिखते हैं, बेरिलियम हो तो बड़ी बी लिखते हैं, या ऑरम लिखते हैं तो एयू, इसमें से ए जो होता है वो कैपिटल होता है। और ये रासायनिक प्रतीक दिया किसने था? तो बर्जिलियस। आप इसको ध्यान में रखिए, किसने दिया था? तो बर्जिलियस ने दिया था। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो धातु, अधातु, उपधातु में से हमको देखना है। तो इसमें से अधातु जो सही हो जाएगा। अधातु जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा? तो अधातु। सी नंबर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैलिएंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन से? जीवाश्मों का अध्ययन से संबंधित है पैलिएंटोलॉजी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। पैलिएंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो जीवाश्म से। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो डाल्टन का सिद्धांत जो है ये द्रव्यमान संरक्षण नहीं, सॉरी ये गलत हो जाएगा। ये रासायनिक संयोजन पर आधारित था डाल्टन का सिद्धांत। आप इसको ध्यान में रखिए। ये रासायनिक संयोजन पर आधारित था डाल्टन का सिद्धांत। बी नंबर इसका आंसर सही है। डाल्टन सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, ये रासायनिक संयोजन पर आधारित था। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जो कि हमको फिर से मिल जाए। जैसे दूध से दही बनना, तो दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बर्फ़ का पिघलना, ये सी नंबर इसका आंसर सही है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलने के बाद जल बनता है, फिर जल जमने के बाद बर्फ़ बन जाता है। जो पुनः मिल जाए वो भौतिक परिवर्तन होता है, जो नहीं मिले वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अंगूर का किण्वन ये रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना रासायनिक है, दूध से दही जमना ये रासायनिक है। लेकिन सी नंबर इसका बर्फ़ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था। इसका ए नंबर आंसर सही है। ओपेनहीमर के द्वारा एटम बम का आविष्कार किया गया था। और यहाँ पे इसका देख लेते हैं हम। ये जो सैमुअल कोहेन है, ये सैमुअल कोहेन के द्वारा न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया गया था। अब इसको ध्यान में रखिए। न्यूट्रॉन बम अगर पूछेगा, न्यूट्रॉन बम, तो ये हो जाएगा सैमुअल कोहेन के द्वारा। और सैमुअल कॉल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। ये रिवॉल्वर जो होता है उसका आविष्कार किया गया था सैमुअल कॉल्ट के द्वारा। लेकिन सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम और एटम बम पूछेगा तो ओपेनहीमर ने किया था। इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। और जॉन ब्राउनिंग ने ब्राउन गति को दिया था। ब्राउनिंग गति का प्रतिपादन इसी ने किया था। तो इसका ए नंबर सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इसमें से भारत का, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो तारापुर है, यही है। तारापुर महाराष्ट्र में। ये लगभग 1400 मेगावाट का बिजली उत्पादित करती है। आप इसको ध्यान में रखिए। लगभग 1400 मेगावाट का बिजली उत्पादित करती है तारापुर। और ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। राजस्थान परमाणु पावर स्टेशन यहाँ पे रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है। रावत भाटा है राजस्थान में। और कैगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक में पड़ता है। ये कैगा जो है ये कर्नाटक में पड़ेगा। आप ध्यान में रखिए। सबसे बड़ा जो है ये तारापुर हो जाएगा जो महाराष्ट्र में पड़ता है। बी नंबर इसका आंसर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मोस्कोप, यहाँ पे थ हो जाएगा। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान में रखिए, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा। आइजैक न्यूटन गति दिया था, न्यूटन के गति का नियम प्रतिपादन किया था, न्यूटन ने गति का नियम दिया था। और कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था, और केपलर ने ग्रहों की गति का दिया था। इसको ध्यान में रखिए, ग्रहों की गति का जो दिया था ये केपलर के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। ये नंबर इसका आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो यहाँ पे समय जो है ये एक सापेक्ष राशि नहीं है हमारा, क्योंकि समय जो है ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। सापेक्ष राशि इसके कारण से होता है ये कि नहीं होता है, ये समय जो है किसी पर निर्भर नहीं करता। इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन का हम लोग यूज़ करते हैं आयतन की माप के रूप में करते हैं, गैलन का यूज़ करते हैं। और 1 गैलन में हो जाता है हमारा 1 गैलन इक्वल टू हो जाता है 3.785 लीटर के बराबर हो जाता है 1 गैलन इक्वल टू। आप इसको ध्यान में रखिए, पूछा गया क्वेश्चन से RRB NTPC में कि 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर। और ये गैलन किसका काम करता है? तो आयतन की माप के रूप में काम करता है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ओम मीटर किसकी इकाई है? तो ओम मीटर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोधकता का इकाई है ओम मीटर। आप ध्यान में रखिए, सिर्फ ओम रहता है यहाँ पर, खाली ओम रहेगा तो ये प्रतिरोध का हो जाएगा। आप इसको भी ध्यान में रखिए, प्रतिरोध का हो जाएगा सिर्फ, लेकिन ओम मीटर लगा हुआ तो यहाँ प्रतिरोधकता हो जाएगा। इसका बी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता का। ओम पूछेगा तो सिर्फ प्रतिरोध का। इस तरह से हम इस वीडियो में पूरा 20 क्वेश्चंस का लगभग डिस्कशन करते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन आता है। थैंक यू।